हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्ट्स, सेकंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए सॉल्ट्स क्या है, व्हाट इज़ सॉल्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन और प्रोडक्ट बन गए आपके सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे देखिए, आप जब भी किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे सॉल्ट। इसके साथ में वाटर भी हमें मिलेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले, हम एसिड का एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस का एग्जांपल लिया हमने NaOH और उससे हमें सॉल्ट मिल गया NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये NaCl क्या है, NaCl एक सॉल्ट है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बन गया। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे एसिड को, हम ये कहेंगे कि जैसे दो सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो हमें मिलते हैं विच आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के अंदर जो रिएक्शन होता है उससे जो भी सब्सटेंस मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं उसको। अब देखिए, इससे पहले हमने बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में कि सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तीन टाइप के सॉल्ट्स का हमने डिस्कशन किया था। देखिए एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीन टाइप के जो सॉल्ट्स हैं, पहला एसिडिक है, दूसरा बेसिक सॉल्ट है और तीसरा जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तीन टाइप के सॉल्ट्स हो गए आपके। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है, यानी ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बनता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बने उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। फिर क्या होता है बेसिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बने, उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बने, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। या फिर उसमें वीक एसिड और वीक बेस भी हम काउंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट है, गिवन सॉल्ट है, उसका हम पता कैसे चलाएं कि वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा बेस वीक होता है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि Na2CO3 है, वो एक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट है, वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना हुआ है। तो हमें कहेंगे कि ये जो है वो NaOH बेस है यहाँ पे, और H2CO3 ये एसिड है। यहाँ पे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये H2CO3 एक वीक एसिड है। तो ये जो सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट होगा आपका बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड क्या है, वीक है। आपसे कहा जाए कि जैसे ये NaCl है, एक सॉल्ट है। ये NaCl जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बनते हैं, तो हमें कहेंगे कि ये NaCl NaOH बेस है और HCl एसिड है, इन दोनों से मिलके बनते हैं और ये दोनों के दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है वो KNO3 जो है वो एक सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेटिक सॉल्ट है। ये किससे मिलके बनता है, तो देखिए यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इससे मिल करके और ये सॉल्ट बनता है। अब आप देखें यहाँ पे ये जो है वो सॉल्ट है, यहाँ पे ये सॉल्ट जो है वो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। तो किसी भी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट का हम पता लगा सकते हैं ये देख करके कि
कौन कौन से एसिड और बेसिस उसके अंदर किस टाइप के एसिड और बेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आप देखिए इसमें एसिडिक जो सॉल्यूशन एसिडिक जो सॉल्ट्स होते हैं उनका पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है। उनका पीएच क्या होते हैं, लेस देन 7 होते हैं। जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उनका पीएच जो होता है वो मोर देन 7 होता है, मोर देन 7 होता है। और जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उनका जो पीएच होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 7 होता है। तो ये जो है वो इनके पीएच की वैल्यूज़ होती है। अब देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ में लेते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला जो सॉल्ट है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। हर घर में किचन में वो सॉल्ट ज़रूर मिलेगा। वो सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है वो हमें दो तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स है इसका नेचुरल सोर्स है, और एक सोर्स जो है वो है आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो है वो मेथड है। ये सिंथेटिक सोर्स है या सिंथेटिक मेथड है। नेचुरल सोर्स में देखिए हमें जो है वो उस टाइम को याद करो जिस टाइम में हमारे गांधी जी ने एक मार्च किया था जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं हम। दांडी मार्च, दांडी गुजरात में है, और गुजरात के अंदर वहाँ पे जो गुजरात में जो समुद्र है उस समुद्र के पास में जा कर के और गांधी जी ने एक नमक आंदोलन यानी कि जो सॉल्ट जो लॉ था उसको ब्रेक किया था। उन्होंने वहाँ नमक बनाया था जा कर के, ठीक है। तो हमें कहाँ से मिल रहा है सॉल्ट मिल रहा है हमें सी से, समुद्र से मिल रहा है हमें। ये एक नेचुरल सोर्स है। और ये तो सबको पता है कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस लेक जो सॉल्ट लेक है वो है आपकी सांभर लेक। सांभर लेक के बारे में सबको पता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर लेक्स जो हैं वो सॉल्ट लेक्स हैं, ठीक है। सांभर है, डीडवाना है, पंचपद्रा है, लूण करणसर है, ये बहुत सारी जो है वो आपकी जो है वो लेक्स हैं। यहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, और ये जो सॉल्टी वाटर होता है समर में ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। उसको हम कलेक्ट करके और काम में लेते हैं। ये सॉल्ट है वो वैसे रिफाइंड होने के लिए भी जाता है। जहाँ पे भी ये सॉल्ट हमें मिलता है उसको पहले रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके फिर उसको आयोडाइज्ड किया जाता है, और आयोडाइज्ड करके और उसके बाद में उसको पैक करके मार्केट में सेंड कर दिया जाता है। अब आप कहते हैं कि ये जो सॉल्ट है इसको आयोडाइज्ड भी किया जाता है और रिफाइंड भी किया जाता है, तो इस सॉल्ट को हम रिफाइन क्यों करते हैं? ये जो सॉल्ट इन नेचुरल सोर्सेज से जो मिलते हैं उस सॉल्ट को हम रिफाइन क्यों करते हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो देखिए इस सॉल्ट के अंदर क्या होता है, ये जो नेचुरल सॉल्ट हमें मिलता है, ये नेचुरल सॉल्ट जो है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को है वो हम रिमूव करते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट होता है वो NaCl होते हैं। NaCl के साथ इसके अंदर जो है वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो है वो इसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होते हैं, MgCO3 भी होते हैं। ये कुछ सॉल्ट्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें। इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद में हमें मिल जाते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। फिर उसको हम आयोडाइज्ड कर देते हैं। आयोडाइज्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि आयोडीन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने सुना होगा कि एक डिजीज़ होती है गोइटर। ये जो गोइटर डिजीज़ है वो आयोडीन की कमी से होती है, यानी थायराइड की जो बीमारी होती है, ठीक है, वो आयोडीन की कमी से होती है। और आयोडीन हमें नेचुरली जब नहीं मिलता तो इस सॉल्ट के अंदर ही थोड़ा सा आयोडीन जो है वो डाल देते हैं, और ये आयोडीन है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट बन के और तैयार हो जाता है। ये हमें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। दूसरा सोर्स है इसका है वो सिंथेटिक सोर्स है। केमिस्ट्री लैब में हम है वो इस सॉल्ट को बना सकते हैं, और इस सॉल्ट के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो किसी
एक एसिड का किसी एक बेस के साथ रिएक्शन करा के और हम ये सॉल्ट बना सकते हैं। अब आप भी जानते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस काम में लेना है। इसमें NaOH बेस काम में लेते हैं और HCl एसिड काम में लेते हैं। यहाँ से आपको NaCl एक सॉल्ट मिल जाता है जो कि आपका जो है वो सिंथेटिक सॉल्ट है जो आपने इन केमिकल्स से बनाया है, ये नेचुरली नहीं मिला है आपको। तो ऐसे करके और ये सॉल्ट के जो हमारे पास ये प्रोसेस है। देखिए जो नेचुरली सॉल्ट मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इसलिए उसका कलर जो होता है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप वो एक घर में आप जो सॉल्ट में यूज़ में लेते हैं, सॉल्ट यूज़ में लेते हैं, उसका कलर होता है वाइट कलर, क्रिस्टलाइन होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अगर उसको हम रेनी सीजन में खुला छोड़ देते हैं तो वो जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर वाटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को है वो एब्जॉर्व करके और ये थोड़ा बहुत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये जो सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट के अंदर क्या होता है, वाइट सॉल्ट जो होता है, कई बार आपने देखा सुना होगा आपने, सेंधा नमक होता है, ठीक है, काला नमक होता है, ठीक है। ये सेंधा नमक और काला नमक एक्चुअली क्या होता है, ये होता है रॉक सॉल्ट, ये होता है रॉक सॉल्ट। इसका कलर जनरली ब्राउन कलर होता है और ये जो ब्राउन कलर का जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट है वो जनरली हमारे लिए ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये ब्राउन सॉल्ट है, इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट, इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। रॉक सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमें ये उन रॉक्स से मिलता है जो बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले, जिस टाइम में हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जिस टाइम में बहुत बड़े बड़े सीज थे और उन सीज के अंदर जो है वो कुछ सीज है वो ड्राइड अप हो गए और ड्राइड अप होने के बाद में उनमें जितना भी सॉल्ट था वो एक तरह से रॉक्स की फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो गया और उन्हीं रॉक्स को निकाल के जब हम लाते हैं तो उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और ये रॉक सॉल्ट जनरली क्या होता है, एज अ स्टोन की तरह से हमें मार्केट के अंदर मिलता है। इसको तोड़ करके और हम इसको पीस करके और हम ये सॉल्ट बनाते हैं, ब्राउन सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक और काला नमक भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सॉल्ट है NaCl सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट जो है वो इसको हम मदर ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। इसको मदर ऑफ सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबको जन्म देने वाला सॉल्ट है, ये सबकी जन्मदात्री है ये सॉल्ट, ठीक है। NaCl मदर ऑफ सॉल्ट है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत सारे कंपाउंड्स हमें इससे ऑब्टेन होते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स के नाम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें इसी सॉल्ट से मिलता है, NaCl से मिलता है। इसके अलावा जैसे आपके पास है वो, अगर आपको है वो कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड लेना है, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर भी जनरली क्या होता है, इस सॉल्ट से निकली हुई एक गैस को यूज़ में लेकर के ही बनाया जाता है, जिसको हम क्लोरीन गैस कहते हैं, ठीक है। जब इस सॉल्ट से जो है वो हमें NaOH मिलता है तो उस NaOH के साथ में एक गैस और मिलती है, हमें दो गैसेस मिलती हैं, उनमें से एक गैस क्लोरीन होती है और क्लोरीन के साथ जो है वो हम एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा के और हमें जो है वो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसके अलावा जो है इस NaCl से हमें है वो Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी है, वो इसी NaCl से हमें मिलता है। इसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जैसे एक ये है NaHCO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये आपका वॉशिंग सोडा भी है और इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जो कि हमारी रसोई में काम आता है। बेकिंग पर्पसेस के लिए ये बेकिंग सोडा हमारे रसोई में काम आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वो हमें इससे सॉल्ट से मिलती हैं, NaCl से। इसलिए हम NaCl को कभी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि NaCl है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्ट है और ये इसका इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इससे कौन कौन से सॉल्ट्स हमें मिल रहे हैं या कौन कौन से सब्सटेंस से कंपाउंड्स मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके NaOH की, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सब्सटेंस है जो हमें इससे मिलता है। अब हम बात करें जब NaOH की, तो NaOH को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH है। NaOH को हम कैसे ऑब्टेन करें, क्या इसका तरीका है इसको ऑब्टेन करने का? इसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE। इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं। और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन लेकर के और हमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया, हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये इस तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स है वो इंसर्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड जो है उसके अंदर एनोड हो गया। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कैथोड है और ये जो है वो आपका एनोड है। कैथोड और एनोड 2 जो है वो इलेक्ट्रोड इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और दोनों को हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट से इसको कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जैसे इसमें फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, यूँ इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे ये जो NaCl है जो कि इसके अंदर है, लिक्विड की फॉर्म में है, ब्राइन सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है। इस NaCl का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे ये NaCl जो है वो NaCl है वो कन्वर्ट हो जाता है Na और NaOH, यहाँ पे ये NaOH में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ये, और एक्वस सॉल्यूशन तो ये NaOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये 3 चीज़ें इससे बनती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक हाइड्रोजन गैस बनती है और एक क्लोरीन गैस बनती है। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का लिबरेशन होता है तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो है वो जब इसका डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे क्लोरीन एटम्स और हाइड्रोजन जो आयंस और क्लोराइड आयंस बनते हैं। आप देखिए क्लोराइड आयंस जो है वो कहाँ पे पहुँचते हैं, क्लोराइड आयंस पहुँचते हैं आपके एनोड पे, क्लोराइड आयन एनोड पे पहुँचते हैं, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस पहुँचते हैं कहाँ पे, कैथोड पे पहुँचते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आप जानते हैं हमेशा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ है वो क्लोराइड आयंस पहुँचते हैं, और यहाँ से ये क्लोराइड आयंस जो हैं, ये क्लोराइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और ये जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और ठीक इसी तरह से है वो हम कैथोड से हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें है वो 3 सब्सटेंस मिलते हैं, एक है NaOH मिल गया, एक हाइड्रोजन मिल गई और एक है हमें क्लोरीन गैस मिल गई। तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं एल्कली, यानी NaOH एक एल्कली है। NaOH क्या है, एक एल्कली है। एल्कली क्यों बोलते हैं इसको हम, एल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सब्सटेंस है वो वाटर में सॉल्युबल बेस है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और इसके साथ में हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है, तो क्लोरीन गैस मिलती है तो इसलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का कंप्लीट नेम क्या है, ये है, इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एग्ज़ाम के अंदर ये क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी है वो पूछा जाता है। तो यू हैव टू लर्न दिस वन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है यहाँ का, कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमें कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑब्टेन होते हैं और इन सब्सटेंसेस के क्या क्या यूजेस हैं। अब ये तो हो गया ये प्रोसेस। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये जो सब्सटेंस है क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमें जो जो सब्सटेंस मिलते हैं उन सब्सटेंसेस के हम यूज़ देखते हैं यहाँ पे कि इनके क्या यूजेस हैं। यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे 3 सब्सटेंस हमें मिले, 2 गैसेस मिली और एक मिला हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका NaOH जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका यूज़ जो होता है वो सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, सोप और एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वॉशिंग पर्पसेस के लिए काम में आता है। NaOH कास्टिक सोडा है तो वॉशिंग पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है, इसलिए सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका सबसे मेन यूज़ होता है, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। दूसरा इसका यूज़ जो है वो हम इसको है वो डी ग्रीसिंग मटेरियल भी बोलते हैं, हमें डी ग्रीसिंग मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए डी ग्रीसिंग सब्सटेंस है, ये कोई भी ऑयली सब्सटेंस जो होता है या कोई भी ऑयली जो मशीन पार्ट्स होते हैं उनमें से ये ग्रीस को रिमूव करने का काम करता है, यानी ऑयल को ग्रीस को रिमूव करना, यानी एक्चुअली वॉशिंग पर्पसेस के लिए, और ये काम में आता है। फिर इसके बाद में ये तीसरा जो है वो पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका जो हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही साथ है वो इसका यूज़ है वो हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये NaOH के कुछ यूजेस हैं जिनके बारे में कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो हैव टू लर्न दिस यूजेस। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो कंपाउंड, दूसरी जो गैस मिलती है वो मिलती है हमें क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस आप सब जानते हैं कि जब भी हम है वो कई बार देखते हैं ना कि हमारे जब घर में जो वाटर आता है नल से, टैप से, तो उसके अंदर एक स्मेल आती है, और वो स्मेल किस गैस की होती है, वो क्लोरीन गैस की होती है। एक्चुअली क्लोरीन गैस वाटर में पास की जाती है, क्यों पास की जाती है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। वाटर को जो है वो उसमें जर्मिसाइड्स प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर क्लोरीन गैस में, तो जर्म्स को मारने के लिए इसको हम यूज़ में लेते हैं। तो वाटर को जो है वो प्योर बनाने के लिए, या वाटर की इम्प्योरिटीज़ को, या वाटर के अंदर जो भी है वो लिविंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जर्म्स वगैरह, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एज ए मतलब है वो टू रिमूव लिविंग इम्प्योरिटीज़। लिविंग इम्प्योरिटीज़ का मतलब जर्म्स को, जर्मिसाइडल है इसलिए लिविंग इम्प्योरिटीज़ को है वो ये रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, जर्म्स को। ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में देखिए क्लोरीन गैस का यूज है, हमने देखा था यहाँ पे कि जब ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो गैस ऑब्टेन होती है, तो जब हम इसको स्लैक्ड लाइम के अंदर, स्लैक्ड लाइम कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब हम इस क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम कहते हैं CaOCl2। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी है वो हम इस गैस का यूज़ करते हैं। तीसरा यूज़ होता है कि जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये एज ए मतलब है वो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एज ए मतलब है वो एयर कंडीशनर्स में ये काम में आती है। तो CFCs के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ होते हैं। और PVC पाइप्स होते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये जो पाइप्स हैं इन पाइप्स के लिए भी है वो हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे डिफरेंट टाइप के जो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कीड़ों को मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं, उन मेडिसिन्स के लिए भी हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड के अंदर भी जनरली हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो यूजेस आपके क्लोरीन गैस के हो गए। इसके बाद में तीसरी जो गैस मिलती है इसमें, वो गैस मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, एज यू नो दैट कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस इन ऑल द गैसेस। अगर हम हाइड्रोजन गैस को बैलून के अंदर फिल करके और हम बैलून को छोड़ दें तो बैलून सीधा ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है और बाकी सब गैसेस हैं वो हैवी गैसेस होती हैं। तो हाइड्रोजन गैस के यूजेस क्या हैं, देखिए सबसे पहला यूज़ तो ये होता है कि हाइड्रोजन गैस है वो जनरली जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं, हम कहते हैं रॉकेट्स, ठीक है, इन रॉकेट्स के अंदर जो है वो एज अ फ्यूल की तरह से इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है और ये एज ए फ्यूल की तरह से ऑक्सीजन के साथ इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का।
दूसरा इसका यूज़ होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस से हम रिएक्ट करवा लें तो हमें जो है वो एक गैस मिलती है जिसको हम अमोनिया गैस बोलते हैं। और इस अमोनिया गैस का यूज़ है वो फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए या यूरिया बनाने के लिए, जितने भी है वो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में काम में आते हैं, उनके लिए है वो इसका यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं। हाइड्रोजन को है वो हम जनरली एक जो है वो केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं मार्गराइन ऑयल। मार्गराइन ऑयल जो होता है, मार्गराइन ऑयल ये जो है ये भी है वो इससे हम बनाते हैं मार्गराइन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हाइड्रोजन गैस के यूजेस हैं। हाइड्रोजन गैस के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम कार्बन से रिएक्शन करा के और जो है वो हम मीथेन गैस का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो ये इसके क्लोर-एल्कली प्रोसेस से मिलने वाली जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे यूज़ देखा है। अब बात करते हैं हम, जैसे इसका अगला जो है वो टॉपिक है उसको हम कहते हैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सॉल्ट्स के बाद में ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर नाम जैसा है इसका, ब्लीच करना, ब्लीचिंग पाउडर नाम इसका है, ब्लीच करना। ब्लीच करने का मतलब होता है कि ये जो है वो जितने भी क्लोथ्स के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं। इसके अलावा ये जितने भी जो है वो इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ठीक है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम जो है वो हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, ये इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। अब देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लैब में कैसे बना सकते हैं, हाउ वी प्रिपेयर दिस ब्लीचिंग पाउडर, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी हैव टू यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ये होता है आपका स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम लेकर के और इस स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करते हैं जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिलती है, या वैसे भी कोई भी क्लोरीन गैस जो प्रोसेस से ना मिले, कैसे भी मिले हमें क्लोरीन गैस, उसको हम पास करते हैं। जब पास करते हैं तो हमें ये मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पे ये CaOCl2 ही है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका फॉर्मेशन है वो हम इस तरह से करते हैं, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम कुछ यूजेस का ही इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूजेस होता है इसका कि ये एक तो कॉटन और लिनन, कॉटन और लिनन ये जो होते हैं, ये कॉटन और लिनन क्या होते हैं, ये हैं वो आपकी क्लोथ्स होते हैं। तो कॉटन और लिनन यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, लिनन के कपड़े बनते हैं, वहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर है वो इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, सबसे पहला यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे इसका यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड होती है, ठीक है, वुड पल्प क्या होता है, वुड पल्प होते हैं जिससे हमें पेपर बनाना होता है। ठीक है, जैसे पेपर बनता है, कागज़ बनता है, वो होता है वुड पल्प। और वुड पल्प का कलर आप जानते हैं, इसका कलर हल्का ब्राउन कलर होता है, लेकिन जो पेपर हम यूज में लेते हैं वो बिल्कुल जस्ट नीट और वाइट होता है। तो इस वुड पल्प के कलर को डीकलराइज करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं। इसके बाद में जैसे ब्लीचिंग पाउडर है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण से ये हम केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारी यूजेस में इसको लेते हैं, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसको यूज़ में लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक ये है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है,
डिसइंफेक्टिंग द वाटर, डिसइंफेक्टिंग द वाटर, ये जो है वो काम में आता है। वाटर को हम जब भी हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो वाटर के अंदर है वो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्लोरीन गैस का यूज़ तो अभी इस मॉडर्न टाइम में हम कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरीन गैस पास की जाती है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। लेकिन इससे पहले कौन से पाउडर का यूज़ करते थे, कौन से केमिकल का यूज़ करते थे? वो केमिकल कोई दूसरा नहीं, वो केमिकल आपका कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर था। इसको हम लाल दवा भी बोलते हैं, लाल दवा। लाल दवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दवा है इसका कलर कैसा होता है, जैसे ही इसको लिक्विड के अंदर है वो थोड़ा सा डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या होता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। जब भी आप है वो हॉस्पिटल में कभी जाते हैं, कोई वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, उस पर पट्टी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे बीटाडीन डालते हैं। बीटाडीन एक केमिकल है, ठीक है, एक मेडिसिन है। ये मेडिसिन है, उस मेडिसिन के अंदर एक्चुअल के अंदर होता क्या है, उसके अंदर यही कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड होता है, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपके इस ब्लीचिंग पाउडर के बहुत से अच्छे अच्छे यूज़ हो गए। कॉटन इंडस्ट्री में हो गया इसका, पेपर इंडस्ट्री के अंदर हो गया इसका, ठीक है। और जो है वो इसका यूज़ हो गया आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, और वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से इसके जो है वो यूजेस होते हैं। ये जो है वो इसके बाद में हम इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, और वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स भी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये बाकी के कंपाउंड्स हैं, नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।